And welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel in the series of lectures for computer science for 9th class। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो टॉपिक नंबर 2.2 है इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो आज हमने चार किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी है। सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द टेक्स्ट फ्रॉम योर बुक। सो द फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, आपको पता होगा कि जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था वो था डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही निकाला था। और उसका उसका फायदे भी था कुछ, उसका कुछ नुकसान भी था, जिसको हम लोग ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी जीयूआई और सीएलआई के अंदर ना। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके साथ साथ जो हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते थे, विंडोज 98, वो भी सिंगल यूजर विंडोज थी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसकी वजह ये थी कि उसको एक वक्त में कोई एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता था, एक से ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप आजकल की बात करें तो लिनक्स और यूनिक्स दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स आर हुक अप इन अ सिंगल इंस्टेंस। एक एक ही वक्त में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो उससे हुकअप हो सकते हैं। इनके जो आपकी गेमिंग सिस्टम्स होते हैं उस पे सर्वर्स बने हुए होते हैं। तो उससे भी ये होता है कि लाइक 32 प्लेयर्स और 60 प्लेयर्स और 50 प्लेयर्स आर हुकअप इन एट अ सिंगल टाइम। तो इतने लोग जो है ना वो एक ही वक्त में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से हुकअप हुए हुए होते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत अच्छी मिसालें हैं वो लिनक्स और यूनिक्स है। मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि लिनक्स और यूनिक्स का आज तक ना तो हैकर और ना ही वायरस बनाया गया है, और इन फ्यूचर भी यही उम्मीद की जाती है कि ना तो इसका कभी वायरस पैदा हो सकता है और ना इसका कोई हैकर पैदा हो सकता है। यही वजह है कि इनके अंदर एंटीवायरस भी नहीं होता। लेकिन हम लोग जो विंडोज इस्तेमाल करते हैं, विंडोज में आपको पता है कि वायरसेस भी होते हैं, इसी वजह से एंटीवायरस भी बनाए जाते हैं। द सेकेंड वन इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए एक मिसाल समझिएगा, और जब मैं वो मिसाल कंप्लीट करूंगा तो मुझे पूरी उम्मीद ये है कि आपको ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ चुका होगा। बैच का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे कामों को एक साथ जमा कर लेना है। अब मिसाल के तौर पर एक घर है, उसमें चार भाई रहते हैं, और माशाल्लाह सारे के सारे लैंडलॉर्ड हैं। तो अब दो में से कोई एक काम हो सकता है। एक काम तो ये हो सकता है कि वो लोग चार मुख्तलिफ घर हैं, मतलब चार भाई रहते हैं ना, तो चार मुख्तलिफ घर है, उसके लिए वो चार मुलाजिम हायर कर लें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो उन चारों घरों के लिए कोई एक मुलाजिम को हायर कर लें। अच्छा, दोनों तरीकों में अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान आते हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं बात कर रहा हूँ उस सिनेरियो की कि उन चारों भाइयों ने एक मुलाजिम को हायर कर लिया, एक सर्वेंट को हायर कर लिया जो कि घर के कामकाज किया करता था। अब कामकाज करने के दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जो भाई ए है उसने कहा कि मुझे ABCD मतलब 1 2 3 4 मुझे ये चार काम करवाने हैं। और जो भाई बी है उसने कहा मुझे ये 3 4 लाइक 3 4 5 6 मुझे ये वाले काम करवाने हैं। इसी तरीके जो तो तीसरा भाई है उसने भी कुछ काम ऐसे कहे जो 1 और 2 से मैच करते थे, यानी कि ए और बी भाई से मैच करते थे, और कुछ उसके दो नए काम थे। सेम इज द केस विद भाई डी। तो चार भाइयों की बात हो रही है। अच्छा, अब जो बेचारा मुलाजिम है, अगर तो वो बेचारा मासूम हुआ तो वो क्या करेगा? वो पहले अपने भाई बी के जो भाई ए का जो काम है वो लेके जाएगा, उन चार कामों को करके आ जाएगा। मिसाल के तौर पर उसको जो है वो एक तरफ से गोश्त खरीदना था, कहीं से उसने दालें खरीदनी थी, कहीं से उसने आटा खरीदना था, कहीं से उसने चावल खरीदने थे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से मूविंग फॉरवर्ड भाई बी का भी कुछ काम था। भाई बी के भी काम में दो काम ऐसे थे जो कि भाई ए से सिमिलर थे, और दो कोई नए काम थे। मिसाल के तौर पर मोची से जो है वो जूते सिलवाने थे, या एक काम ये हो सकता है कि भाई बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेके आना था। इसी तरीके से भाई सी के पास जो है वो दो काम ऐसे थे जो कि भाई ए या बी से मैच करते थे, और दो काम उसके नए थे। अब वो बेचारा दोबारा से जाएगा, मतलब मिसाल के तौर पर आटा सबकी जरूरत है। तो वो भाई ए के लिए अलग जा रहा है आटा लेने के लिए, भाई बी के लिए आटा लेने के लिए वो अलग जा रहा है, सी के लिए अलग जा रहा है, डी के लिए अलग जा रहा है। और चारों चार मर्तबा गया और सेम दुकान पर गया। सही है जी। एक तो ये हो गया कि अगर वो बेचारा मासूम हुआ, बेवकूफ हुआ, तो वो ये काम करेगा। हालांकि जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो क्या बोलता है कि भाई, उसने क्या बोला सुबह सुबह 7 बजे कि भाई आप लोगों के आज जिनके जितने भी काम है वो सारे के सारे आप मुझे दे दीजिए। तो सबने अपने अपने काम बता दिए। अब उसने उसको सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने का मतलब ये हुआ, उसने देखा
कि भाई मिसाल के तौर पर करियाना के स्टोर पे, मैं करियाना के स्टोर पे जाऊंगा तो वहां पर उस दुकान से इन चारों भाइयों का कौन कौन सा काम हो जाएगा। तो उसने वो सारे काम एक तरफ कर लिए। फिर उसने कहा भाई मैं आटे की दुकान पे जाऊंगा, तो आटे की दुकान पर इन चार भाइयों का कौन कौन सा काम हो सकता है। मैं चीनी की दुकान पे जाऊंगा, मैं फलाना की दुकान पे जाऊंगा, मैं ढमकाना की दुकान पे जाऊंगा। अब उसने क्या किया कि बैचेस बना लिए कि अच्छा भाई करियाना के स्टोर से ये वाला काम होगा, गोश्त की दुकान से ये वाला काम होगा, आटे की दुकान से ये वाला काम होगा, चावल की दुकान से ये वाला काम होगा। अब उसका फायदा ये हुआ पहली बात कि आजकल पेट्रोल पेट्रोल बड़ा महंगा है, तो उसको बार बार अपना पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं है। वो एक ही मर्तबा चारों भाइयों के लिए एक दुकान पे जाएगा। ठीक है जी। फिर फायदा क्या हुआ कि उसका वक्त भी बच गया। वो जो बेचारा बार बार आ जा रहा था तो उसका वक्त भी बच गया। और तीसरा तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसने करा ये था कि सारे बैचेस बना लिए थे कि भाई इस पर्टिकुलर दुकान से ये वाले काम, सारे इसी तरह के काम करके आ जाऊंगा। फिर मोर ओवर उसके अंदर ये भी काम हो सकता है कि भाई चलो ये दुकान इस दुकान से करीब है तो पहले ये काम करूंगा, फिर उसके बाद इस दुकान पे जाऊंगा, फिर इस दुकान पे जाऊंगा, फिर इस दुकान पे जाऊंगा, फिर वहां से वापस आ जाऊंगा। ये फायदा है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब आपको मेरे ख्याल में इसकी कहानी समझ में आ चुकी होगी। तो आप इस डायग्राम से देखें तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए ये चार यूजर्स हैं और चारों यूजर्स ने अपनी अपनी जॉब्स जो उनके काम थे वो दे दी हैं ऑपरेटर को कि भाई हमें आज अब ये वाले काम करवाने हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये काम तुम कैसे करोगे। उस ऑपरेटर ने क्या किया, उन चार यूजर्स के कामों को दो बैचेस में डिवाइड कर लिया और फिर जाके कंप्यूटर को दे दिया कि भाई तुम जाके इसको अब जो भी इसकी सॉल्विंग है वो कर दो, जो भी कंप्यूटेशन है जो कैलकुलेशन है वो कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि आपका वक्त बच गया। ठीक है। और आपका जो काम है वो जल्दी हो गया। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा आप पढ़ लें तो इसमें क्या होता है कि आप हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ह्यूमन की इंटरेक्शन बहुत कम होती है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऑपरेटर से बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से बात नहीं कर रहे, हम तो ऑपरेटर से बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो डायरेक्टली इंसान इनके यूजर जो है, आप देख लीजिए कि यूजर तो यहाँ बैठा हुआ है, कंप्यूटर यहाँ बैठा हुआ है, तो बीच में ये दो चीजें हैं। बीच में बेसिकली एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या कर रहा है, बैचेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये दो चीजें इंटरेक्ट कर रही होती हैं कंप्यूटर से। यूजर डायरेक्टली कंप्यूटर से, जैसे मैं डायरेक्टली दुकान पे नहीं जा रहा, बल्कि मैंने तो अपने ऑपरेटर को, मैंने अपने सर्वेंट को, मैंने अपने मुलाजिम को बोल दिया कि तुमने ये वाला काम करना है। ठीक है जी। तो जो बात मैं अभी भाइयों की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे यूजर के हिसाब से बात की जा रही है कि हर यूजर करता है क्या है कि वो अपनी जॉब्स जो है वो प्रिपेयर करता है, तैयार करता है और कंप्यूटर के ऑपरेटर को जमा करवा देता है। अच्छा अब स्पीड को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि जो सिमिलर जॉब्स होती हैं उनको एक बैच में जमा कर लेता है और फिर ऑपरेटर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है जी। और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि बैजेस की फॉर्म में जो आपके जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यूअसली होती ही रहती है। तीन यहाँ फायदे लिखे हुए हैं। बैच प्रोसेसिंग कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। पुराने जमाने में क्या था, सिंगल यूजर था, एक वक्त में कोई एक ही बंदा काम कर सकता था। लेकिन अब बैच सिस्टम में क्या फायदा हो गया कि मल्टीपल यूजर जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज वेरी लेस। तो इसमें फारक नहीं बैठता हमारा जो बैच सिस्टम है। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर द करंट वन डन। जैसी एक काम खत्म होता है दूसरा काम वो स्टार्ट कर देता है। ये तीन बुनियादी फायदे थे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के। अच्छा द नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगेन ये आप मिसाल देख लीजिए, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, यूजर फाइव, और बीच में आपके पास सीपीयू मौजूद है। अच्छा इसको समझने के लिए आप एक मिसाल ले लें। मैंने हमेशा कहा है ना, कंप्यूटर साइंस इज नथिंग बट योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी की तमाम मिसालों को कंप्यूटर साइंस के अंदर तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तंदूर पे गए और रोटियां लेनी है आपने, और बहुत अच्छा उस वक्त लगता है जब आप सबसे आगे लाइन में लगे हुए हो और आपको रोटी मिले और आप चले जाएं। ठीक है। लेकिन सबसे बुरा कब लगता है कि आपको दो रोटियां चाहिए और जो आपसे आगे खड़ा हुआ है उसको 200 रोटियां चाहिए, 200 रोटियां। तो आपका खून खुल जाता है कि यार मुझे आप दो रोटियां दे दीजिए, मैं चला जाऊं, उसको 200 आप बाद में देते रहिएगा। लेकिन हमारे यहाँ निजाम ये है कि हम सब लोग बेसब्र हैं। तो वो जो बेचारा आगे खड़ा हुआ होता है वो ये बोलता है भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं पहले आया हूँ, मैं पहले रोटियां लेकर जाऊंगा। तो बहरहाल वो राजी नहीं होता। इसकी वजह से तंदूर वाला भी बेचारा परेशान रहता है कि उसकी 200 रोटियां जब तक मुकम्मल नहीं होंगी वो पीछे की सारी लाइन बढ़ती चली जाएगी। किसी को दो रोटी चाहिए, किसी को एक रोटियां चाहिए, लेकिन जब तक उसको 200 रोटियां नहीं मिलेंगी वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अच्छा अब इसमें क्या होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर, रोटी वाले ने यानी कि तंदूर वाले ने ये डिसाइड कर लेना होता है कि भाई जितने भी लोग आएंगे मिसाल के तौर पर उनको दो दो रोटियां दी जाएंगी।
अब मिसाल के तौर पर ये 5 लोग, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 आ गए। इनको मुख्तलिफ मुख्तलिफ रोटियां चाहिए, किसी को 8 रोटियां, किसी को 10 रोटियां, किसी को 2 रोटियां, किसी को 20 रोटियां चाहिए। तो यूजर 1 को 2 रोटियां मिलेंगी, यूजर 2 को 2 रोटियां मिलेंगी, यूजर 3 को 2 रोटियां मिलेंगी, यूजर 4 को भी 2 रोटियां मिलेंगी, और यूजर 5 को भी 2 रोटियां मिलेंगी। अब मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि यूजर 2 की रिक्वायरमेंट थी 2 रोटियां, इसकी रोटियां मुकम्मल हो गई, ये चला जाएगा। अब बाकी कितने रह गए? 4। अब दोबारा से यूजर 1 को 2 रोटियां मिलेंगी, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5 सबको 2 2 रोटियां मिलेंगी। मान लेते हैं कि यूजर 3 की रिक्वायरमेंट थी 4 रोटियां, यूजर 3 की पहले 2 मिली थी, दोबारा 2 मिली, 4 पूरी हो गई, इसकी भी छुट्टी हो गई। अब कितने लोग रह गए? 3। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इससे फायदा क्या हुआ कि जिसकी रोटियां मुकम्मल होती चली जा रही हैं उसकी छुट्टी होती चली जा रही है। अब इससे इससे क्या होगा कि जो रश है वो नहीं लगेगा, जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है वो ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोटियों की। अच्छा, अब आप इस मेरी मिसाल को, रोटियों को आप प्रोसेस टाइम सपोज कर लीजिए, और यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, ये जो रोटी पे लाइन में लगे हुए थे लोग, उनको आप यूजर कंसिडर कर लीजिए कि वो सीपीयू को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी, और सीपीयू आपका यूजर है। अब आपको ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बात आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स जो है ना वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, सीपीयू बेसिकली रिसोर्सेज दे रहा होता है। तो मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं, और हर एक कंप्यूटर को इक्वल टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यूजर 1 को हमने 4 रिसोर्सेज दे दी, यूजर 2 को हमने 1 रिसोर्स दी, नहीं, हर यूजर को इक्वल रिसोर्सेज मिलती हैं। ठीक है जी, और उसको रिसोर्सेज मिलती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिलता है कि 2 सेकंड या 3 सेकंड या जितने भी सेकंड्स हैं वो मिलते हैं, कि उतने उतने टाइम पे, जो मैं रूटीन की बात करता हूँ यहाँ पे वो टाइम फ्रेम है कि भाई हर यूजर को 2 सेकंड मिलेंगे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है जी, और इसमें मल्टीपल जॉब जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और हाँ, इसमें एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम, यूजर 1 से यूजर 2 पे, यूजर 2 से यूजर 3 पे, यूजर 3 से यूजर 4 पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें स्विचिंग होती है कि भाई एक एक यूजर जो है वो सीपीयू को पहले एग्जीक्यूट कर, सीपीयू में जाएगा, अपने प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करेगा। जब 2 सेकंड मुकम्मल हो जाएंगे वो बाहर आएगा। जब वो यूजर 1 बाहर आएगा तो फिर कौन जाएगा अंदर? यूजर 2 जाएगा। वो जाके अपने प्रोसेसेस को 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, फिर बाहर आ जाएगा, अब यूजर 3 जाएगा। तो इसमें स्विचिंग होती रहती है। ठीक है जी। So as a system switches rapidly from one task or user to the other, a short time slot is given to each task or the user of their execution, and all feel that system is not shared. ठीक है जी। तो इससे अब कोई भी बोर नहीं हो रहा होता, किसी को इस बात का एहसास नहीं होता कि यार मुझे लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, क्योंकि सबको पता कि यार 2 सेकंड के बाद घूम फिर के मेरी बारी दोबारा से आ जाएगी। जैसे रोटी के मतलब मामला थे कि यार 2 रोटी मिलने के बाद दोबारा मुझे वक्त मिल जाएगा, जो मतलब मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा कि जिससे मुझे 2 रोटियां दे दी जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये काम ना हो, जो पीछे लाइन में लगे हैं वो खड़े खड़े बोर हो जाते हैं कि यार हमारे तो नसीब में पता नहीं रोटियां कब आएंगी। थस द यूजर कैन रिसीव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो सबके पास जब वो सीपीयू उसको मिलता रहेगा तो उनको रिस्पॉन्स भी मिलते रहते हैं। और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की मिसाल दी हुई है यहाँ पर कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट ईच यूजर प्रोग्राम इन द शॉर्ट टाइम। तो हर थोड़े वक्त में जो है ना वो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग सिस्टम्स। ठीक है जी। और ये सिंगल यूजर के लिए भी हो सकता है, ये डिफरेंट यूजर्स के लिए भी हो सकता है। और जो थोड़ा सा टाइम हम लोग देते हैं कि भाई 2 सेकेंड, हर प्रोसेस को हर यूजर को 2 सेकेंड मिलेंगे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस टाइम फ्रेम को हम लोग बोलते हैं क्वांटम टाइम। ठीक है जी। तो ये स्विच होता रहता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको स्विच करता रहता है अगले टास्क तक। राइट। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग आरटीओएस भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर ना, मतलब सिंक्रोनाइज सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, और बिल्कुल लाइव या फिर अपडेटेड सिस्टम्स की बात भी हम इसको इसको बोल सकते हैं। तो बड़ा इसमें खतरनाक सा जुमला लिखा हुआ है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज फिक्स टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में अगर काम हो गया तो हो गया, अदरवाइज बेकार है। इसकी मिसाल क्या है? जैसे हमें रात में नींद नहीं आती, तो असल में रात में नींद आने का एक सर्टेन टाइम होता है। लाइक मिसाल दे रहा हूँ खाली, कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपको नींद आती है। 12 बजे के बाद फिर आप जागते ही रहते हैं, आपको नींद ही नहीं आती। और उसकी वजह ये होती है कि सोने का जो टाइम है वो रात को 10 से 12 बजे तक का है। 12 बज गए, अब आपको फिर नींद नहीं आती, अब आप फजर तक ही जागते रहेंगे। प्रोसेसिंग हैज टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट, अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड। अगर तो काम उस टाइम लिमिट में हो गया फिर तो सही है, अदरवाइज आपका सिस्टम फेल हो जाएगा।
रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम्स की भी क्लासिफिकेशन की जाती है दो सिस्टम्स के अंदर। एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, कुछ होते हैं सॉफ्ट रियल रियल टाइम सिस्टम। अच्छा, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि उसमें उसमें गारंटी दी जाती है कि आपका हर टास्क वक्त पर मुकम्मल होगा। मतलब थोड़ा सा भी डिले जो है ना वो नहीं, मतलब इसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ी सी भी गुंजाइश। भाई मिसाल के तौर पर आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हो क्या रहा है कि जितने भी जहाज आ रहे हैं और जितने भी जहाज जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर आप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, वहां से जितने भी जहाज आ रहे हैं और जितने भी जहाज जा रहे हैं उनको सिग्नल देने हैं। अब कोई बंदा बोले यार मैं जरा चाय पी कर आ रहा हूँ फिर सिग्नल दूंगा, चाय जितनी देर में आप चाय पी कर आएंगे तो यहाँ पे तबाही कयामत का मंजर हो चुका होगा। इतने हादसात हो चुके होंगे, इतने जहाज आपस में टकरा चुके होंगे, किसी को रनवे मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, एक ही वक्त में दो जहाज एक दूसरे के ऊपर लैंड कर जाएंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम है, इसमें 1 रुपए की भी गुंजाइश नहीं है। आप जो है वो इसमें कोई डिले हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद मिसाइल सिस्टम। अब मिसाइल सिस्टम का मतलब ये है कि आपने एक सर्टेन टाइम पे और एक सर्टेन लोकेशन के ऊपर जो है वो एक मिसाइल आपने फायर करना है। ठीक है जी, अगर आप उसमें सोचेंगे यार ठीक है थोड़ी सी वो गुंजाइश, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ये जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो फायर किए जाते हैं, और जब वो फायर करते हैं तो उसके पीछे जो चीज इस्तेमाल की जाती है दैट इज कॉल्ड लोगैरिथम। हम लोग जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार ये लॉग क्या बला डाल दिए मैथ्स के अंदर इन लोगों ने, पता नहीं जिंदगी में क्या फायदा है इसका, अजीब अजीब से इसके उसूल हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लो, बार बार पढ़ो तो लगता है कि यार अभी तो आता ही नहीं है हमें ये। तो ये लॉग इस्तेमाल कहाँ होता है, ये जितनी भी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होती हैं ना उसके अंदर लोगरिथम इस्तेमाल होता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मुझे कोई बॉम्ब फायर करना है जो कि सुराब गोड पे गिरना चाहिए, ठीक है जी, और डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 1234, और मतलब उसकी लोकेशन क्या है समथिंग .1234। अब अगर मैं 1234 की जगह पे 1235 कर दूंगा तो वो कराची के इलाके सुराब गोड में नहीं बल्कि वो जाके मुंबई में कहीं गिरेगा। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि मतलब चौथे डिजिट का एक डिजिट बढ़ा गया खाली, और उससे उससे इलाका नहीं, उससे शहर नहीं, मुल्क ही तब्दील हो गया पूरा का पूरा। तो ये इतना एग्जैक्ट होता है ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ठीक है जी। हाँ, अब आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड, बट उसमें ये कि थोड़ी गुंजाइश होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिले आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आसान सी मिसाल दूं तो बैंक की क्लोजिंग होती है, वो डेली बेसिस पे होती है। आप अपने पैसे जमा करवा दीजिए बैंक में जाकर, और रात को 12 बजे वो उसकी क्लोजिंग करते हैं, वो उसको कमिट करते हैं कि हाँ यार हमने जो आज सारा काम किया वो सारा का सारा सही है। अल्लाह ना करे अगर कोई गलती हो जाए, कोई आपका कोई कुछ कुछ गलत काम आपने बैंक में हो गया, कोई पैसे ज्यादा चले गए या डिपॉजिट करवा दिए निकल गए, तो आप उसी दिन में जाकर बैंक में कंप्लेन कर दीजिए। तो लाइकली चांसेस ऐसे होते हैं कि वो आपका मसला हल कर देंगे, क्योंकि उनके पास वो मार्जिन होता है कि रात 12 बजे से पहले पहले आपने उस मसले को हल करना है। ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोग जो ऑनलाइन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है। आपने देखा होगा कि रेलवे वाले ये बोलते हैं भाई 15 मिनट तक पेमेंट कर दीजिए, अगर 15 मिनट में आपने पेमेंट नहीं करी तो हम जो आपने जो बुक की हुई है सीट, हम वो डी एलोकेट कर देंगे, मतलब किसी और को एलोकेट कर देंगे। तो वो 15 मिनट का इसमें मार्जिन मिल जाता है आपके पास ना। तो दीज आर कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। कि आज का प्रोसेसर लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा एक टॉपिक रह गया बस, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। बहुत छोटा सा एक लेक्चर होगा, ये गालिबन 5 से 7 मिनट का होगा इंशाल्लाह, जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू कमेंट फॉर एनी क्यूरी सजेशन एंड फीडबैक। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।